नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। जी हां, प्रदेश में आज जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़ा। अलग अलग हादसों में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अलवर की है, जहां ट्रक ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचला, सभी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जालोर की है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वहीं टोंक में बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। तो सबसे पहले बात अलवर की करते हैं, जहां ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा MIA थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक बाइक पर 5 लोग सवार थे और इसी दौरान यह बाइक ट्रक की चपेट में आई और 5 लोगों की मौत हो गई। हमारे को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थाने पे कि डेयरी के पास एक ट्रक से मोटरसाइकिल में इसमें एक्सीडेंट होगा, जिसमें ऑन स्पॉट 4 आदमी खत्म हो गए। इस इतला पर SHO में जाब्ता के मौका पर पहुंचा, तो वहाँ पे ग्रामीण की इमदाद से इन लोगों को यहाँ पे 4 आदमी तो वहाँ ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। एक में थोड़ी सांस थी, जो उसको 108 एम्बुलेंस लेके आई थी हॉस्पिटल। वो भी खत्म हो गया? हाँ, वो भी खत्म। कुल 5 हुए? हाँ, टोटल 5 आदमी। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई। इनकी शिनाख्त। घटना स्थल कौन सा है? घटना स्थल ये बख्तल की चौकी लोहिया तिवारा के बीच में है, डेयरी के पास। किससे टक्कर हुई है ये? एक बड़ा वो था, वो टेलर, उससे टक्कर हुई। उधर टोंक में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा सोहेला डिग्गी मार्ग के पास हुआ। हादसे में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे ठोर मारी साइड में को मारी, दो मारी टक्कर मार पीछे से। हाँ, पीछे से साइड में। तो ड्राइवर क्या, ट्रक ड्राइवर जो चला रहा है वो नशे में था क्या? हाँ, शराब पीने। बात जालौर की करें तो यहां भी दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां खड़े ट्रेलर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी घुस गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सांचौर बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। तो हरिपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। हरिपाल, हादसा तो हुआ है और इसमें 3 लोगों ने जान भी गंवा दी है। जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है और हादसा एग्जैक्टली हुआ कैसे? जी अभिषेक, ये स्कॉर्पियो में सवार होकर के कुछ लोग गुजरात से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे। ऐसे में जैसे ही सांचौर बस स्टैंड पहुंचे NH 68 पर, तो कुछ दूरी में पहले ही स्कॉर्पियो गाड़ी असंतुलित हो गई और वो डिवाइडर पे चढ़ गई। डिवाइडर पर एक किसी राहगीर को कुचल दिया और उसको कुचलने के बाद ये सीधी एक खड़े ट्रेलर के अंदर जा घुसी, जो इस हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें 2 लोगों की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिपाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 लोगों की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। तो जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़ा और 3 लोगों ने जालौर में अपनी जान गंवा दी। वहीं अलवर के नीमराणा थाने के बाहर दूल्हे ने आत्मदाह करने की कोशिश की। थाने के स्टाफ और स्थानीय दुकानदारों ने आग को बुझाया और घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां घायल का इस वक्त इलाज चल रहा है। बता दें, शुक्रवार शाम युवक का लग्न का कार्यक्रम था, जिसमें लड़की पक्ष से वर पक्ष का विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया था। वहीं नाराज लड़की पक्ष ने युवक पर नीमराणा थाने में दहेज और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद युवक ने दुखी होकर यह कदम उठाया। पूजा, विमला
उसको मैंने कह दिया था मैं कल शादी कर लूंगा तेरे से। आज शादी तय थी क्या तुम्हारी? शादी तय थी। कितनी तारीख को? 7। झुंझुनू में अतिक्रमण हटाने पर बवाल मच गया। बवाल भी ऐसा कि एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अतिक्रमण पर मचा बवाल। अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों का विरोध। शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। जी हां, तस्वीरें ऐसी है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। यहां एक शख्स खुद को आग के हवाले कर देता है, वो भी पुलिस के सामने। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पुलिस का पूरा खेमा मौजूद है, लेकिन किसी ने भी इस शख्स की आग बुझाने की कोशिश नहीं की। हैरानी तो तब हुई जब आग लगाने के बाद ये शख्स पुलिस वाले की तरफ भागा, लेकिन पुलिस के जवान ने आग बुझाने के बजाय खुद की जान बचाना ठीक समझा। इसके बाद युवक के परिजनों में से एक महिला और एक आदमी ने आग बुझाने की कोशिश की। जैसे तैसे दोनों ने युवक पर लगी आग को बुझाया, लेकिन जब तक आग बुझी वो काफी झुलस चुका था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्यों इस शख्स ने खुद को आग लगाई। दरअसल झुंझुनू के गुड़ा गांव में वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग का दस्ता गुड़ा गांव में गया था। दस्ते को देखकर अतिक्रमियों ने वन विभाग की जेसीबी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस पर वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने उनको काबू में किया। इसी दौरान वन विभाग के दस्ते ने अतिक्रमी बाबूलाल सैनी के मकान की दीवार को गिरा दिया, जिसके बाद बाबूलाल बिफर गया और उसने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। वन विभाग और रेवेन्यू का जॉइंट सर्वे किया गया ग्राम गुड़ा में, तो वहाँ जो अतिक्रमी था प्रकाश सिनी, उसने अपने भाई के आग लगा दी पैरों पे, पीछे जो मकान बने हुए थे। और लगभग 20-25 दिन से वो अतिक्रमी को बार बार हम समझा रहे थे, उसके बावजूद वो रोक नहीं रहा था काम को। तो आज जॉइंट सर्वे करवाया। जॉइंट सर्वे में वो फॉरेस्ट लैंड निकली और इस हिसाब से उसने आग लगाने की कोशिश की। आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिससे उसको आग लग गई है। गंभीर अवस्था में उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा है, जिसे न्याय दिलाया जाए, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मामले में जो भी सच्चाई होगी, वास्तविकता होगी, उस सभी का पहलुओं को, कारणों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। बहरहाल जब तक आग बुझती, बाबूलाल 50% तक जल चुका था, जिसके बाद उसे झुंझुनू जिला मुख्यालय रेफर किया गया। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। उधर दौसा में बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया ने खनन विभाग के चेकपोस्ट पर हमला कर दिया, जहां बदमाशों ने खनन विभाग के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। मारपीट में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इधर ओली साइड से, अपने बांध की साइड से 20-25 जने थे, 13-14 मोटरसाइकिलें थी। वो 3 जने आए, जिनके हाथों में कुछ डंडे थे, किसी के पास लाठी थी, ऐसे थे। और आते ही उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और फटाफट देना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे थे? क्या वो ये ऐसा था कि 2-3 दिन हो। और अब बात माननीयों की पाठशाला की। राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों को विधायी व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के टिप्स दिए। जो कुछ भी माननीय सदस्य को बोलना है, राजस्थान विधानसभा माननीयों की पाठशाला प्रबोधन कार्यक्रम में ओम वाणी, विधायकों संग बिरला संवाद। सभी सदनों की नियम प्रक्रिया पर मर्यादा बढ़े, और इसके लिए, क्योंकि लोकसभा देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसद है, इसलिए उसकी मर्यादा को
कई माननीय सभापति ने बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का लाभ भी सभी राज्य की विधानसभाओं में मिले। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नसीहत है। राजस्थान के नए विधायकों को मौका था राजस्थान विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत तो की ही, विधानसभा की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। इस मौके पर ओम बिरला ने अपने अनुभव विधायकों संग साझा किए। देश की सभी राज्य की विधानसभाएं और लोकसभा, एक लोकसभा एक शीर्ष संस्था के रूप में और उसकी विधानसभाओं की कनेक्टिविटी रहे, आपस में समृद्ध रहे। कोशिश ये कर रहे हैं कि देश की सभी विधानसभाओं में अपनी अपनी प्रक्रिया, नियम, पद्धतियां हैं और राजस्थान विधानसभा की भी अपनी एक पद्धति है जिसकी नज़ीर पूरे देश में दी जाती है। मैं भी यहाँ सदस्य के रूप में रहा हूँ और मैंने यहाँ से सीखा है। हम कोशिश करेंगे कि सभी देश के सदन अपनी मर्यादाओं में चले। लोकसभा स्पीकर के साथ ही प्रबोधन कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने भी संबोधित किया। देश के लोकतंत्र में राजस्थान की विधानसभा की एक अहम भूमिका रही है। राजस्थान विधानसभा की नियम और परंपराओं का अलग अलग विधानसभाओं में उदाहरण दिया जाता है। 1952 से लगाकर आज तक जब भी संसदीय परंपराओं की बात होगी, नियम की बात होगी, तब राजस्थान विधानसभा का उदाहरण दिया जाएगा। और ये इसलिए मैं गर्व करने की बात है कि इस विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं, चाहे विपक्ष में रहे हों, सत्ता में रहे हों, उन्होंने उन आदर्श परंपराओं का पालन किया है जिससे देश में लोकतंत्र मजबूत रहा है। कई बार पक्ष विपक्ष के बीच में जो माहौल बनता है, मैं समझता हूं कि वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, कोई नई बात नहीं होती है। पर अगर आपस में मतभेद होना अलग बात है, मन में भेद नहीं हो तो मैं समझता हूं कि फिर कोई दिक्कत नहीं होती है अपनी बात कहने के तरीकों में। हम जिस जनता के लिए आते हैं उस जनता को ठीक प्रकार से अपने द्वारा परिश्रम से उसको न्याय दिला सकें, उसके लिए भी योग्य बनाना भी है ना। कोई व्यक्ति कितनी बार एमएलए बन जाए लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो सकता। ज्ञान जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और निरंतर उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। मैं सोचता हूं कि इस राजस्थान की विधानसभा में प्रत्येक विधायक को है ना अपने काम को कैसे अच्छे परफॉर्म कर सके, उसके काम की क्वालिटी कैसे अच्छी बन सके। कि ऐसी क्या प्रक्रिया आपने अपनाई कि अच्छे अच्छों को जमीन दिखा दी। और दूसरी प्रक्रिया और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति क्षेत्र भी एक तरह का खेल है। प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय आचरण और विधानसभा के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों पर पाठ पढ़ाया गया ताकि विधायी व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं प्रबोधन कार्यक्रम के समापन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिरकत की और विधायकों को सदन में अमर्यादित आचरण नहीं करने की नसीहत दी। I would like to congratulate each one of you on your election to the Rajasthan Legislative Assembly. The electoral approval that the people of Rajasthan have given you warrants that you make every effort to be in their service at all times. I am very happy and impressed that almost all members of the Rajasthan legislature have come to attend this orientation program. This shows your interest and keenness to enhance your understanding of the legislative practices and procedures. Ladies and gentlemen,
The idea behind organizing this orientation program is to familiarize the newly elected members of the legislature with the rules and procedures and working of parliamentary practices, and to inculcate in them the true sense of their role and position as the representatives of the people of Rajasthan. I am sure that the present orientation program will further sharpen the legislative acumen and help you all to discharge your legislative responsibilities more effectively. Ladies and gentlemen, besides these powers, MLAs have a great role in the development activities of their area. Especially for this purpose, Local Area Development Fund is allocated to every MLA. Previously, the fund was ₹1 crore per annum. In a move to increase the pace of developmental work in Rajasthan, the state government, under the leadership of my esteemed friend Shri Ashok Gehlot, in the year 2012, raised the fund limit for members of the State Legislative Assembly to the tune of ₹2 crores per annum for the development of their constituencies. My humble submission to you is to utilize the allocated amount for promotion of infrastructure, construction of schools, hospitals, which can be beneficial to a large number of people in your respective constituencies. An MLA is the link between the people who have elected him or her and the legislature of which he or she is a member, and between the government and the people. The legislators must interact with the people about the imperatives of democracy and how democracy should be nurtured and nourished, and also set standards of exemplary behavior as a legislature both within and outside the house. लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों को जितनी उच्च कोटि की मर्यादा होगी वो सदन उतना ही अच्छा चलेगा, ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे साथ है, उनसे जानते हैं, क्योंकि अब तक सदन में राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के अंदर वो देश और प्रदेश के मुद्दे उठाते रहे, लेकिन अब मुद्दे उनके सामने उठाए जा रहे हैं। तो एक तो किस तरह का लग रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं नई आप लोकसभा में कायम करने वाले हैं, जिसका रिफ्लेक्शन राजस्थान को भी देखने को मिलेगा? लोकसभा की उच्च कोटि की संसदीय मर्यादा रही है और उसी संसदीय मर्यादाओं के तहत हमारी संसद का काम चल रहा है। राज्य विधानसभाओं में भी अपने अपने नियम, प्रक्रिया, परंपरा हैं। हमारी कोशिश है कि पूरे देश की विधानसभाएं, लोकसभाएं एक साथ बैठकर विचार विमर्श करके हर विधानसभा को उच्च कोटि का सदन और देश की संसद को विश्व का सबसे बड़ा सदन जो अपने आप में है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी और उच्च कोटि का किस तरीके से हम संसदीय प्रक्रिया लागू कर सकते हैं, उसके परिवर्तन जहाँ आवश्यकता हो करते थे, परंपरा है। अभी प्रबोधन कार्यक्रम में आपने कहा कि जो मुद्दे हों वो सीट से खड़े होकर विधायक या सांसद उठाएं, लेकिन वेल में आने से कोई नेता नहीं बन जाता है, नेता मुद्दे उठाने से बनते हैं। विधानसभा, लोकसभा की मर्यादा तो होनी चाहिए। सदन सबका है, विधानसभाएं सबकी है, पक्ष विपक्ष सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन में आने के बाद सदन सबका है और सदन की जितनी उच्च कोटि की मर्यादा होगी उतना ही सदन व्यवस्थित चलेगा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से तकनीक में बदलाव आ रहा है, आपने यहाँ पर लोकसभा में शुरू किया है कि जो उद्बोधन हो वो मेल पे घर चला जाए उसके और सब जगह वो छपे? ऐसा नहीं है, अभी कुछ परिवर्तन करने का सभी दलों के नेताओं से वार्ता करके करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो बता रहे थे कि तकनीक का सहारा लेके और सदन में सबको अपनी बात कहने का हक है और सब अपनी बात कहें। वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे देश और प्रदेश के मुद्दे उठेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा और सरकारें उसकी ओर ध्यान देगी। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। 15वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का दूसरा चरण कल से सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। कल सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके अलावा 12 बजे से शून्यकाल होगा। कल सदन में ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचनाएं, वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाएं, एक परिवहन विभाग की अधिसूचना सदन के पटल पर संबंधित विभाग के मंत्री रखेंगे। वहीं सदन में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा सदन को भी पटल पर रखा जाएगा। वहीं 10 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने आज भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में जनता से मिलकर जनसुनवाई की। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में सांसद को बताया। इस पर सांसद ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं राजस्थान के आने वाले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि राज्य का बजट आम आदमी, किसान और मजदूरों के हितों वाला बजट हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार बजट लेकर के आ रही है। पहले तो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, किसानों का कर्जा माफी की 2 लाख तक का, इस बजट में वो घोषणा करें, बल्कि उसको क्रियान्वित करें कि किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करें, क्योंकि इस नाम से जो वोट जीत करके, चुनाव जीत करके वो आए हैं, उनका अपना वायदा पूरा करना चाहिए। नौजवान देख रहा है बार बार कि कब मेरे घर में 3000 रुपये आएंगे, उसको दिया जाना चाहिए। पेयजल का संकट भयंकर बन चुका है, तो पेयजल के लिए योजना बनानी चाहिए। तो राजस्थान सरकार से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर इसके हित का काम करे और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की क्रियान्वित करे। बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज भीलवाड़ा के सारस्वत भवन में हुआ, जिसमें सदस्यता के लिए मिस कॉल नंबर 8980808080 पर कॉल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखापुरी समेत पार्षदगण, जिला पदाधिकारी और बूथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदस्यता अभियान के लिए जिला संयोजक राकेश पाठक ने कहा कि आज जिला स्तर पर और सोमवार को मंडल स्तर पर बीजेपी के सदस्य बनाए जाएंगे और 11 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है, हमने पूर्व तैयारी, पूर्ण तैयारी और परिश्रम के 3 बिंदु के आधार पर की है। पूर्व तैयारी के रूप में हमने सारे जो मंडल है उसमें हमारी सदस्यता अभियान की कार्यशालाएं हो चुकी है। आज जिले में हमने लॉन्चिंग की है, कल मंडल पे लॉन्चिंग करेंगे। और जो सदस्यता अभियान का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमें ये लगता है कि हमने जो 1.5 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया है, सदस्यता अभियान के लिए तय किया है, उससे कई गुना। कामयाबी अपने साथ चुनौतियां लाती है। कुछ ऐसी ही चुनौती से जयपुर मेयर विष्णु लाटा दो चार हैं। परकोटे में शहर या शहर में परकोटा, जवाब दे लाटा। ये पिंक सिटी का परकोटा है, जिसे यूनेस्को ने शनिवार को विश्व धरोहर घोषित किया है। लेकिन अगर आप इसे निहारने आ रहे हैं तो बहुत मुमकिन है आपको निराशा हाथ लगे, क्योंकि परकोटे के चप्पे चप्पे पर, कदम कदम पर कब्जा है। कल तक शहर की गौरव गाथा सुनाने वाले परकोटे पर अतिक्रमणकारियों की ऐसी मार पड़ी कि इतिहास सिसकने पर मजबूर हो गया। शहर का वैभव गुम होकर रह गया। अब यहाँ शांति नहीं, आपाधापी है, चिलपोह है और वो सब है जिससे शहर की खूबसूरती पर ग्रहण लगता है। आप देख सकते हैं अजमेरी गेट के पास में, परकोटे के पास में
यहाँ पर मार्केट संचालित होता है, जबकि दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप भी इसी मार्केट के पास में यहाँ पर परकोटे की दीवार के पास में चलता है। और ऐसे में यदि कल ना खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो इस परकोटे की दीवार को भी खासा नुकसान इस पेट्रोल पंप की वजह से पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब इन निर्माणों को यहाँ से हटाया जाएगा और जो जिस तरीके से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसे शामिल किया है उसके संरक्षण को लेकर नगर निगम काम करेगा, क्योंकि नगर निगम के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि इस परकोटे के आसपास के इलाके में परकोटे की दीवार के पास में उसने सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसे निर्माण भी यहाँ पर कर दिए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में परकोटा भी शामिल हो गया, इसलिए नगर निगम की चुनौतियां बढ़ गई है। परकोटे की दीवार के 5 मीटर के दायरे से निर्माण हटाना, यूनेस्को से किए गए कमिटमेंट को पूरा करना, नो कंस्ट्रक्शन जोन के आदेशों की सख्ती से पालना करना, अवैध निर्माणों पर लगाम लगाना, हवेलियों और पुरानी इमारतों का संरक्षण, बदहाल सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाना, यातायात व्यवस्था सुधारना। देखिए, वक्त वक्त पर अतिक्रमण होते रहते हैं और वक्त वक्त पर अतिक्रमण हटाए भी जाते हैं। जब नज़र में आते हैं तो निश्चित तौर पर हटाए जाते हैं। और अब भी हम जो है इसका बड़ा प्लान करेंगे, बड़ा प्लान करके जो इसको और अच्छी तरीके से जो है सुसज्जित करके, और चाहे गलियां हैं, गलियों में देखिए आप हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स हैं आज भी जो है उनका रखरखाव पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाया, उनको भी लेंगे। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार सारा काम चल रहा है, बरंडे खाली होने का चल रहा है। अतिक्रमण के संबंध में सरकार ने पूरे कानून भी बना दिए हैं, फसाड योजना लागू कर दी है, जयपुर सिटी में नो कंस्ट्रक्शन जोन के आदेश कर दिए हैं। जैसे जैसे हमारे मंत्री जी निर्देश देंगे वैसे वैसे हम सारे काम करेंगे और जयपुर को बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर बनाने में प्रयासरत रहेंगे। इन चुनौतियों के बाद ही पिंक सिटी का वैभव लौट पाएगा, इसलिए शहर की सरकार चलाने वालों को इन चुनौतियों से पार पाना होगा, तभी जयपुर की जय जयकार हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। पेड़ है तो जल है, जल है तो कल है, यानी पेड़ बचाइए, भविष्य सुंदर बनाइए। इसी संकल्प को लेकर आज पूरा प्रदेश दौड़ा। एक दौड़ जागरूकता के लिए, एक दौड़ पेड़ पौधों के लिए, एक दौड़ पर्यावरण के लिए, एक दौड़ पौधों को बचाने के लिए, एक दौड़ पौधों की देखभाल के लिए, एक दौड़ भविष्य के लिए, एक दौड़ हरियाली के लिए। पेड़ है तो कल है, इस मंत्र को ध्यान में रखकर पूरा प्रदेश दौड़ा। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, अधिकारी, वकील सभी ने रन फॉर वन मैराथन में दौड़कर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। और अभी से प्रारंभ होने जा रही है। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से जस्टिस मोहम्मद रफीक समेत अन्य हाई कोर्ट जजों ने मैराथन में हिस्सा लिया। संदेश ये है कि वनों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और जो विश्वव्यापी समस्या है पर्यावरण के असंतुलन की, उसका समाधान का एक ही तरीका है, बारिश का समय पर नहीं होना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऑक्सीजन की कमी होना और पूरे वातावरण में जो प्रदूषण निरंतर फैला जा रहा है उसको अगर ठीक करना है तो आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें हमारे वनों को बढ़ाना पड़ेगा, जो वन है उनको बचाना पड़ेगा। वहीं जोधपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इससे हमारा ये प्रयास रहेगा कि जोधपुर के प्रत्येक नागरिक में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। प्रदेश के 33 जिलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रन फॉर वन दौड़ का आयोजन हुआ। आज आप पौधों और पेड़ों का संरक्षण करेंगे तो ही आपका कल अच्छा होगा और सुंदर पर्यावरण बचा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
शास्त्री नगर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को कोटा पुलिस ने जयपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस ने आरोपी को विद्याधर नगर थाने में रखा हुआ है। आज विद्याधर नगर थाने में डीसीपी नॉर्थ सहित कई अधिकारियों ने आरोपी जीवाणु उर्फ सिकंदर से पूछताछ की, लेकिन देर शाम तक पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया। जिस तरह से जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस तैयारी कर रही है। हालांकि आज पुलिस अधिकारियों ने अब तक की अपडेट पर कोई खास जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। चित्तौड़गढ़ में अचानक विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने अजगर को देखा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा और लोगों ने राहत की सांस ली। पकड़े गए अजगर को वन क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया। यहाँ कम से कम 50 अजगर निकल चुके हैं और ये पांचवा अजगर है। इस खेतों में क्या है कि वो पास में वन विभाग है और यहाँ रहने की बढ़िया जगह है और कम से कम यार पानी की और सारी बढ़िया सुविधा है, इसलिए बढ़िया तादाद में मिल रहे हैं। मतलब ये अच्छे खबर है कि यहाँ अजगर है कम से कम। हाड़ौती में बारिश के बाद नदी नालों में उफान आया हुआ है। ऐसे में जलीय जीव इधर उधर विचरण करने लगे हैं। आज एक मगरमच्छ जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के एक घर में घुस गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ 2 से 3 फीट लंबा था। मगरमच्छ के इस बच्चे को देखकर लोग डर गए और वन विभाग को सूचना देने और पकड़ने के बजाय उसे लाठी से पीट कर मार डाला। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरूरतमंद और निराश्रितों की मदद कर हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वालों का आज सम्मान किया गया। प्रदेश की नामचीन हस्तियों ने समर्पण संस्था के सहयोग से सम्मान समारोह आयोजित किया। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम चलाने वालों का अभिनंदन हुआ। 50 लोगों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए समर्पण समाज गौरव सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में संस्था के डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज की गई। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जितेंद्र गोयल ने संस्था द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। इस के काम से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। 8 साल 10 साल के अंदर इन्होंने जिस तरह से सभी फील्ड में मकान ले लीजिएगा, बच्चों बना रहे हैं ये लोग आश्रम बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, इसी तरह स्कूल एजुकेशन के लिए जिस तरह से गरीब बच्चों को ये मदद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये रिमार्केबल है और ये चीज़ें ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। इसमें माल्या जी, बरूपाल जी और इनकी टीम ने मिलकर जिस तरह काम किया है, ये स्वार्थ निस्वार्थ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम जितना भी सोचते हैं कि बच्चों से शुरू करना चाहते हैं ताकि नई जनरेशन तैयार हो और सारे परोपकार के वर्क है और हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं और हमारा कोई इसमें वो नहीं है और हम पूर्णतः डेडिकेटेड हैं इसमें। और ये है कि उज्जवल भविष्य बने बच्चों का, श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो, देशभक्त बने, देश के आगे बढ़े। नाम बताइए आपका? उदयचंद बारूपाल, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड मुख्य सलाहकार समर्पण संस्था एंड संस्थापक फाउंडर उदय कुशल। देश भर के 300 से ज्यादा फिजिशियंस आज राजधानी जयपुर में जुटे। इन डॉक्टरों ने इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से आयोजित सीएमई में बीमारियों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के वाइस डीन डॉक्टर गिरीश माथुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया प्रोफेसर एसआर मेहता। प्रोफेसर एसआर मेहता पद्मश्री हैं और
आपने जैसे देखा होगा कि राजस्थान के सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। उसके बाद डॉक्टर अशोक पनगड़िया साहब हैं जो बीसी रॉय नेशनल अवार्डी हैं और ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद में डॉक्टर BS बम साहब हैं जो उदयपुर से हैं और डॉक्टर SK गोयल साहब हैं जो कोटा से हैं। तो इन 4 जो हमारे स्टालवार्ड्स हैं, फिजिशियंस हैं राजस्थान के, इनको हमने सम्मानित किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। It's a good academic event and it certainly will encourage people to learn more and be practical in it, and also to be academician as well. इसमें खास बात इस CME की थी कि हमारे जो डॉक्टर्स जो स्पीकर्स आए थे वो दिल्ली से एम्स से आए थे, गंगाराम से, अपोलो हॉस्पिटल से, बाहर से आए हैं और उन्होंने आज अपने को जो मेडिसिन में लेटेस्ट अपडेट्स है उससे अवगत कराया है। तो यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए हैं, जो राजस्थान के अलग अलग कोने से आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आए हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो अपडेट बहुत ज़रूरी है मेडिसिन में। जयपुर में श्री राजपूत सभा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में SM डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन भी किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि राजपूत समाज का इतिहास रहा है कि वो सदैव समाज की रक्षा के हित में आगे रहा है और इसी परंपरा को आगे भी जीवित रखने के लिए आज के समय में श्री राजपूत सभा समाज की युवा पीढ़ी को डिफेंस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी को लेकर SM डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन किया गया। यहां पर करीब 600 बच्चों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। राजपूत सभा निश्चित रूप से एक शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक संस्था है और राजपूत सभा में जो छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, चाहे वो स्टेशन रोड पर हो, चाहे वो गर्ल्स छात्रावास हो, चाहे ये जो नया छात्रावास हमने जगतपुरा में बनाया है, आज SMS डिफेंस एकेडमी की लॉन्चिंग की है। हम ये देख रहे हैं कि जो राजपूत बच्चे हैं और अन्य जातियों के भी जो बच्चे हैं उनको डिफेंस में भर्ती कराने के लिए उनको पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। उसके चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हों, चाहे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हों, उन सब की उनको यहाँ पर पूर्ण तैयारी, काउंसलिंग कराई जाएगी कि किस तरह बच्चे उसमें भर्ती हो सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में सुधी श्रोताओं ने काव्य सरिता में जमकर गोते लगाए। मौका था मेवाड़ राजवंश के राजकवि पंडित नरेंद्र मिश्र के सम्मान समारोह का। मेरे गीतों में भी आसी छंगार हो, हर एक शब्द में प्यार ही प्यार हो, भर दो हर चंद में प्रेम का रंग मां। झूम उठा तन, झूम उठा मन, जब बही काव्य रसधार। ये समय एक अनूठा उपन्यास है जिसमें अपना भी होना अनायास है। कभी वीर रस, कभी करुण रस, कभी विरह, कभी प्यार, एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं, फिर क्यों नहीं तन मन झूम जाए। काव्य सुधा सरिता में फिर कौन नहीं चाहेगा गोते लगाना। चित्तौड़गढ़ वासियों ने अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। शब्द में प्यार ही प्यार हो, भर दो हर चंद में प्रेम का रंग मां, भर दो हर चंद में प्रेम का रंग मां, बिछड़े मन को मिलाए हमारी कलम शारदे मां। मेवाड़ राजवंश के राजकवि पंडित नरेंद्र मिश्र के सम्मान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में स्वयं पंडित जी ने अपनी रचनाओं से दर्शकों को गदगद कर दिया। जिंदा जल गई मगर अपनी तेजस्वी आन न जाने दी, जिंदा जल गई मगर अपनी तेजस्वी आन न जाने दी, और मेवाड़ी कुमकुम मेहंदी की पावन पहचान न जाने दी, मेवाड़ी कुमकुम मेहंदी की पावन पहचान न जाने दी। इसके बाद संजय झाला ने पंडित नरेंद्र मिश्र की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की।
कवि, मैं भाई विनीत आस्करण अटल हूं जैसे कवि उस जल की तरह हैं जो कविता रूपी कमल का पोषण मात्र करते हैं। लेकिन ये चारों और उनमें आदरणीय पंडित नरेंद्र मिश्र कविता के वो सूर्य हैं जो कविता रूपी कमल में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। वहीं अलवर के मशहूर कवि बलबीर सिंह ने अपनी व्यंग्य भरी रचना से सियासत पर जमकर कटाक्ष किया। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। ये अश्व काश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। चित्तौड़ के कवि अब्दुल जब्बार ने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर पेश की। मानव मोदी कहाँ गया? मानव मोदी कहाँ गया? रज पावन पाषाण अठे देवता धोते दल में नस्लना। पंडित ने सब कुछ किया है, पर मुझे ऐसा लगा है कि कोई नहीं कर सकता। इधर इंदौर के युवा कवि अमन अक्षर ने तो अपनी रचनाओं से तो महफिल ही लूट ली। समय एक अनूठा उपन्यास है, ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। कि प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास। इंदौर के ही सत्यनारायण सत्तन ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सियासत और संतों पर चुन चुन कर व्यंग्य बाण छोड़े। रमाजो भास्कर में, रमाजो सूर्य में, वो तेज है क्या? रमाजो सूर्य में वो तेज है क्या? उठाओ नयन निरखो वेश है क्या? नहीं सामर्थ्य क्या इतनी नयन में? विकारों से भरे इस पतित मन में न इतनी शक्ति की उनको निहारो, तो जरा एक बार श्रद्धा से। और आखिर में कवि रमेश शर्मा ने वीर रस की रचनाओं से श्रोताओं में जोश भर दिया। साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ। इससे पहले लायंस क्लब की ओर से सभी कवियों को श्रीफल और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर एक शानदार आयोजन रहा, जिसने चित्तौड़गढ़ के सुधी श्रोताओं को काव्य सुधा से सराबोर कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।